नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, लखनऊ और मुंबई के बीच में जो आईपीएल का मैच नंबर 16 खेला जाएगा, इसके ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग ग्रैंड लीग खेलते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, इससे आप एक बेहतर कॉम्बिनेशन खुद से तैयार कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो आपके लिए सेफ है, किस पर आप रिस्क ले सकते हो, कौन से ऐसे प्लेयर है जो पंटर प्लेयर्स का काम करेंगे। सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाला हूं। ध्यान से देख लेना, जो जो काम की बातें उन्हें नोट कर लेना। इसके बाद अपना कॉम्बिनेशन बनाने जाओगे तो एक बेहतर टीम तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यार, अगर आप लोगों ने ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसको सब्सक्राइब कर लो। साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और जो हमारी फाइनल टीम है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। टॉस के बाद जो चेंजेस पॉसिबल हैं वो मैं आपको बकायदा लिख कर दे दूंगा कि आप इसके बजाय इसको रिप्लेस कर सकते हो। ये चीजें आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी, और अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ये सारी चीजें मिस करोगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है। वीडियो के नाम पर क्लिक करो और जो नीचे पहला बॉक्स खुलेगा, इसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। पहला ही लिंक टेलीग्राम का लिंक है, या फिर कमेंट से भी उठा सकते हो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच जो है ये खेला जाएगा इकाना क्रिकेट स्टेडियम पे। अगर डायमेंशन की बात करें तो लगभग आपको 70 टू 75 मीटर की बाउंड्री यहां पर बहुत आराम से देखने मिल जाती है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, वैसा ही मैच में हमने देखा भी था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ये वाली चीज को कि भाई जो ये ग्राउंड है ना दोस्तों, बड़ा ग्राउंड है, और बड़े ग्राउंड पर आप लगातार बड़े हिट लगा दो, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली जो छोटे ग्राउंड्स होते हैं वहां पर आपकी मिस हिट भी बाहर चली जाती है, लेकिन यहां पर मिस हिट बाहर नहीं जाएगी। अगर ग्राउंड के मतलब बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद करनी है तो आपको बेहतर कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां ये ध्यान रखिएगा कि जो भी अच्छा बॉलर है, जो बेहतरीन वेरिएशन का इस्तेमाल कर सकता है, वो आपको नॉर्मली ऐसे मैदान पर तो अच्छे विकेट निकाल कर देगा। पिछले मैच में इस मैदान पर रेड सॉइल वाले विकेट का इस्तेमाल हुआ था, जहां पर अच्छा बाउंस देखने मिलता है। और अगर वही विकेट दोबारा से इस्तेमाल होता है तो मैं आपको कुछ ऐसे नाम बता देता हूं जो ऐसे विकेट पर अच्छा खेलते हैं। एक नाम आप नोट कर लेना, रेयान रिकल्टन का। एक नाम आप नोट कर लेना यहां पे, विल जैक्स का। वैसे तो मिचेल मार्श भी ऐसे विकेट पर अच्छा खेलते हैं, लेकिन दिक्कत उनको आएगी तो वो ये कि स्टार्टिंग में कोई स्विंग बॉलर ना मिले तो उन्हें दिक्कत आएगी। अगर स्विंग बॉलर मिलता है तो, अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके बाद आपको पूरन भी यहां पर बेहतर शॉट्स खेलते हुए नजर आएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां से सबसे पहले कि इस मैदान पर जो इससे पहले परफॉर्मेंस हुए वो जरा कैसे थे, और उसके बाद हम तैयार करेंगे कि किस नंबर के प्लेयर पे नजर रखी जा सकती है। जो इस मैदान पर पिछले साल पहले बैटिंग करते हुए स्कोर था और इस साल का स्कोर था, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं आपको टॉप 3 पे लेके चलता हूं, वैसे तो हम नॉर्मली ओपन की बात करते हैं, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं टॉप 3 की, या फिर आप ये कह लो ओपन ही देख लो पहले। चलो, ओपन में ये हुआ है कि एक खिलाड़ी चला, एक नहीं चला, एक का स्कोर आया, एक फेल, एक का स्कोर आया, एक फेल, फिर से वही कंडीशन, फिर से वही सिचुएशन, और यहां पर भी लगभग वैसी ही स्थिति है। अब आप एक मैच में हो गया तो चलो मान लो कि ठीक है, जो जैसा भी रहा, लेकिन दूसरे में अगर आप तुक्का मान रहे हैं तो अगर सब मैचेस में वो रिपीट हो रहा है तो यहां ये चीज तो है कि जो स्टार्टिंग के ओवर है ना, 3 से 4 ओवर, वहां पर नई गेंद से मूवमेंट आया है, और जब नई गेंद हिली है ना तो विकेट आराम से गेंदबाजों के खाते में गया। अब आपको यह तय करना है कि आपको छोड़ना किसको है। अगर हम एक तरफ देखें तो आपको मिल जाएंगे मार्श और मार्करम, दूसरी तरफ आपको रिकल्टन और रोहित शर्मा मिल जाएंगे। चलो एमआई की तरफ तो फिर भी आप ये सोचकर कि रोहित शर्मा ने एक भी मैच में स्कोर नहीं किया, उनको छोड़ सकते हो, ऐसा आप सोच लोगे। लेकिन इस तरफ तो ऐसा है कि मार्श भी अच्छा कर रहे हैं, पिछले मैच में मार्कराम ने भी 28-30 रन बना दिए थे। तो यहां किसको छोड़ोगे ये हम आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 के प्लेयर ने वैसे तो एक भी मैच में स्कोर नहीं किया, लेकिन फाइनली पिछले मैच में 44 आया था, लेकिन इसमें भी एक कैच पूरन का ड्रॉप हुआ था। पूरन का एक कैच ड्रॉप हुआ था, तब जाके 44 पूरन के बल्ले से निकला था। फिर आते हैं यहां पे नंबर 4 पे। नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर किया, यहां पर फ्लॉप, यहां पे चला, यहां फ्लॉप था, फिर फ्लॉप, फिर स्कोर आया, फिर स्कोर आया, और यहां पे फ्लॉप आप देख सकते हैं।
तो कुल मिलाकर नंबर 3 का खिलाड़ी उतना बेहतर ऑप्शन नहीं कहूंगा, हालांकि यहां पे स्कोर आ गया था, लेकिन नंबर 4 के प्लेयर ने 3 मैचेस में स्कोर करके दिया है और 3 मैचेस में फ्लॉप हुआ। तो यहां पे ओवरऑल रिकॉर्ड के बेसिस पे काम करेंगे, जिसका रिकॉर्ड बेहतर है रख लेंगे, अगर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर आएंगे आप नंबर 5 पे, तो नंबर 5 पे स्टार्टिंग के 2 मैचेस में तो स्कोर आया था, फिर लगातार 3 मैचेस में फ्लॉप हुआ और फिर 1 मैच में स्कोर आया। तो ओवरऑल यहां हम ये कह देंगे फिर से वही कि रिकॉर्ड के बेसिस पे हम नंबर 5 पर भी काम करेंगे, क्योंकि 3 मैचेस में फ्लॉप हुआ है प्लेयर और 3 मैचेस में चला है। और इसमें भी अगर देखोगे आप किस टीम का फ्लॉप हुआ है जरा ये देख लेते हैं हम, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लखनऊ ने ज्यादातर मैचेस में इस मैदान पर पहले बैटिंग की है, ठीक है। तो और लखनऊ का प्लेयर ज्यादातर मैचेस से बैटिंग की, इस मैच में भी लखनऊ ने ही पहले बैटिंग की थी। सिर्फ एक मैच था जब चेन्नई ने इस मैदान पर पहले बैटिंग की थी। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जिस टीम ने पहले बैटिंग की है ना, आप यहां से उठाकर देख लेना, ये सारे मैचेस हारी है टीम। सिर्फ स्टार्टिंग के 2 मैचेस लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए जीत लिए थे, वो जीते थे इन्होंने पंजाब के सामने, चूंकि पंजाब उतनी बेहतर टीम थी नहीं पिछले साल। गुजरात के सामने जीत लिया था, गुजरात भी पिछले साल उतनी अच्छी टीम नहीं थी, लेकिन जब दिल्ली सामने आई लखनऊ ने यहां जीता। जब राजस्थान पिछले साल बहुत तगड़ी टीम थी वो सामने आई, उसने जीता। और यहां पे पिछले मैच में भी आराम से मैच को विन कर लिया था इस टीम ने। अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, और पंजाब थी ये टीम, PBKS में लिख देता हूं, मेरे दिमाग से निकले ना। पंजाब ने यहां पे विन कर लिया था। अब सेकेंड इनिंग पे अगर आप आएंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, दोनों ओपनर में दोनों का स्कोर, यहां पे 1 का स्कोर आया, यहां पर 1 का स्कोर आया, दोनों ने किया, दोनों ने परफॉर्मेंस किया और यहां पर 1 का स्कोर आया। तो सेकंड इनिंग में ऑलमोस्ट ऐसा आपको देखने मिल जाएगा, या तो दोनों ओपनर स्कोर कर देंगे या दोनों में से एक का आपको अच्छा स्कोर देखने मिल जाएगा। अब इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है ना, उसके टॉप ऑर्डर से आप अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कर सकते हो, ये बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको बता दूं, ग्रैंड लीग में अगर आप 4 या 5 टीमें बना रहे हो ना, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है उसके टॉप ऑर्डर को हर एक टीम में वाइस कैप्टन कर लो या हर एक टीम में कैप्टन कर लो। हर एक टीम में या तो वाइस कैप्टन कर लो या हर एक टीम में कैप्टन कर लो, क्योंकि अगर आप ज्यादा टीमें बनाते हो तो वहां तो चलो ठीक है आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन जब आपको पता है कि मेरे पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, तो आप कोशिश ऐसी करो कि भाई कम से कम एक प्लेयर तो ऐसा मिल जाए जो हर मैच में स्कोर करके दे रहा है। जैसे कि हमें यहाँ दिख भी रहा है 70 42 31 का, चलो ठीक है, यहाँ छोटा स्कोर था 32, लेकिन यहाँ 54 82, यहाँ पे 34 और यहाँ पे 69 का स्कोर आ गया। तो वाइस कैप्टन तक का काम तो कर सकते हैं कि कम से कम हमें ये तो पता होगा कि हमारा वाइस कैप्टन फ्लॉप नहीं है। अब आते हैं हम नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे 19 51 55 23 71 और 52 3 मैचेस में सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर किया। 4 नंबर के प्लेयर ने स्कोर नहीं किया, यहां 41 आया, यहां फ्लॉप और यहां पे 43 का नॉट आउट का स्कोर निकला है। और एक बहुत खास चीज आप यहां पर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कॉम्बिनेशन तैयार करो तो अभी तक ऐसा बहुत कम हुआ है कि सेकंड इनिंग में 4 से ज्यादा विकेट देखने मिले हो। सिर्फ ये 2 मैचेस हटा दो, बाकी मैचेस में अगर आप देखोगे ना तो कितने विकेट आ रहे हैं, या तो 3 आ रहे हैं या 4 विकेट आ रहे हैं, इससे ज्यादा विकेट देखने मिल नहीं रहे हैं। तो आप पहली इनिंग के तो ज्यादा गेंदबाज अपनी टीम में रख सकते हो, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो हर एक मैच के अंदर लगभग 7 से 8 विकेट गए हैं, हर एक मैच के अंदर गया है। एक सिंगल मैच ऐसा नहीं गया जिसमें कम से कम 6 विकेट ना गिरे हो, हर एक मैच में 6 विकेट आए। लेकिन सेकंड इनिंग में ऐसा नहीं हुआ, तो सेकंड इनिंग का 1 बॉलर रख लो, 2 बॉलर रख लो, अगर ऑलराउंडर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऑलराउंडर से पटक लेना, आपका काम और आसान हो जाएगा। तो ठीक है, ये चीज का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों, ये चीज अगर समझ में आई हो ना तो ये लाइक का बटन है ना उसको क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा ये जो ग्रैंड लीग वाली वीडियो में डेटा ज्यादा लगता है निकालने में, तो यहां सबसे ज्यादा मेहनत लग जाती है। अब बात करें अगर हम यहां से गेंदबाजों की, बल्लेबाजों की हमने चर्चा कर ली है, अब गेंदबाजों की भी जरा तुलना कर ही ली जाए। अब मैंने आपको पिछले मैच की वीडियो में जो बताया था कि भाई राइट आर्म फास्ट बॉलर इस मैदान पे जो 3 मैचेस खेले हैं उन तीनों मैचेस में उसने विकेट निकाला। यहां पे आप देखो राइट आर्म फास्ट जब जब खेला है उसने विकेट निकाला है पहली इनिंग के अंदर, और टोटल इसके पास में 4 विकेट है। अभी दोनों टीमों के पास में राइट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है, तो वो दिक्कत टेंशन फ्री हो आप यहां पे। फिर आते हैं हम राइट आर्म मीडियम पे, हर एक टीम के अंदर नॉर्मल में कम से कम
दो राइट आर्म मीडियम होते हैं, कम से कम दो राइट आर्म मीडियम होते हैं अधिकतर टीमों में। वैसे मिनिमम एक तो होता ही होता है, वैसे कई टीमों में दो भी होते हैं। तो अगर आप ये काउंट करके चल रहे हो ना, तो दो 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 और यहां 3 विकेट, और यहां पे राइट आर्म मीडियम को विकेट नहीं मिला। मतलब इस मैदान के ऊपर राइट आर्म मीडियम का काम ज्यादा नहीं है। टोटल आपके सामने मैंने कितने मैच रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 मैचेस मैंने आपके सामने रखे, और 6 मैचेस में टोटल कितने विकेट मिले हैं राइट आर्म मीडियम को, 9 विकेट। और अगर मैं हर मैच के अंदर कम से कम 7 ओवर ऐड करके चलूं, एवरेज 7 ओवर कर रहा हूं, वैसे तो 2 बॉलर के मिला के 8 कर लेना चाहिए मुझे, लेकिन चलो मैं 7 भी मान लूं, तो 7 के हिसाब से भी आप देख रहे हो 7 ओवर में 2 विकेट आना, ये एक बेकार परफॉर्मेंस है राइट आर्म मीडियम का पहली इनिंग के अंदर स्पेशली। ठीक है, इसके बाद आप आओगे लेफ्ट आर्म बॉलर पे। तो लेफ्ट आर्म बॉलर ने इस मैदान पर, पर्टिकुलर इस मैदान पर बहुत अच्छा किया है। आप यहां से देखो 5, यहां विकेट नहीं आया, फिर 2 आया, फिर 1, फिर 1, और यहां पे 3 विकेट आए। तो टोटल हर एक टीम में कितना लेफ्ट आर्म मिलता है, कई टीमों में तो होते नहीं है। चलो यहां पे सब मैचेस में लेफ्ट आर्म खेला था, तो आप कम एक ही लेफ्ट आर्म बॉलर आपको हर टीम में देखने मिलता है। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि 4 ओवर के हिसाब से पर मैच में अगर 1 विकेट तो आ ही रहा है, तो टोटल यहां पे आपको 12 विकेट जो देखने मिले ना, ये बेहतर परफॉर्मेंस में कहूंगा। इसके बाद ऑफ स्पिन 2 मैचेस खेला, दोनों में 1-1 विकेट निकल गया। लेग स्पिन को क्या मिला है, 1-1-1 और 1, मतलब 4 ओवर में कम से कम 1 विकेट लेग स्पिनर को मिला है। चाइना मैन यहां एक मैच खेला था जिसमें 3 आ गए थे, यहां खेला था उसमें विकेट नहीं आया, और ऑर्थोडॉक्स को 2 विकेट मिले हैं टोटल 3 मैचेस में। तो अगर हम यहां पे प्रायोरिटी वाइज देखें कि भाई सबसे ज्यादा फोकस हमारा किस पर होना चाहिए, तो वो है लेफ्ट आर्म मीडियम। सबसे बेहतर परफॉर्मेंस रहा है लेफ्ट आर्म मीडियम का, 4 ओवर में कम से कम 1 विकेट आया है। अगर 2 गेंदबाज है तो हम कम से कम 2 मान के चल सकते हैं। फिर इसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ, आपको राइट आर्म ऑफ स्पिन मिनिमम 1 विकेट निकाल कर दे रहा है। फिर आप आओगे राइट आर्म मीडियम पे, और हाँ, चाइना मैन ने वैसे तो 2 मैच खेले हैं, एक में विकेट आया नहीं, एक में आया था, तो चाइना मैन को आप काउंट कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है लेफ्ट आर्म मीडियम स्पेशल पहली इनिंग में। अब आते हैं हम सेकंड इनिंग पे। सेकंड इनिंग में राइट आर्म फास्ट बॉलर का परफॉर्मेंस फिर से अच्छा, 3 यहां पे, 1 विकेट यहां पे, टोटल 4 मिल गए। फिर आप देखेंगे राइट आर्म मीडियम का, तो यहां पर भी राइट आर्म मीडियम की स्थिति खराब है, क्योंकि यहां विकेट नहीं मिला, यहां पर भी विकेट नहीं मिला, और यहां पर भी नहीं मिला। सिर्फ एक मैच में जो यहां पे 6 विकेट आ गए थे, अगर मैं इस एक मैच को हटा दूं, तो बाकी अगर आप देखोगे तो टोटल 4 विकेट राइट आर्म मीडियम को मिल पाया है। मतलब राइट आर्म मीडियम के पास में विकेट के चांसेस ऐसे हैं कि अगर बल्लेबाज गलती कर दे तो ही विकेट आएगा, ठीक है, या फिर डेथ ओवर्स में। इसके बाद लेफ्ट आर्म मीडियम ने 2, यहां 0, यहां 1, यहां 0, तो टोटल 3 विकेट्स हैं। इसके बाद लेग स्पिन का काम जो है वो सेकंड इनिंग में काफी हद तक बेहतर रहा है। 1 विकेट यहां, 2 यहां, 1 और फिर 2 विकेट, टोटल 6 विकेट मिला है राइट आर्म लेग स्पिन को सेकंड इनिंग के अंदर। और ऑर्थोडॉक्स को टोटल 3 विकेट्स मिले हैं, चाइना मैन खेला नहीं, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर किसी का रहा है तो वो है लेग स्पिन का सेकंड इनिंग के अंदर। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने देखा भी है कि सेकंड इनिंग में विकेट ही 3-4 गिर रहे हैं, और जो एक आधे विकेट गिरता है वो मिडिल ओवर्स में आकर गिरता है, और मिडिल ओवर में गेंदबाजी करने आता है नॉर्मल लेग स्पिनर या फिर कोई दूसरा स्पिनर, तो वही एक आधे विकेट आपको स्पिनर के खाते में देखने मिल जाता है। अगर पिछले ही मैच की बात करूं तो वहां पर भी दिग्वेश राठी को विकेट मिला था, वो भी मिडिल ओवर्स में आके। अब यहां पे बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटिंग ऑर्डर की। बैटिंग ऑर्डर के साथ में देख लेंगे कि क्या कुछ पॉसिबल है। चलिए, यहां सबसे पहला नाम है मार्श, फिर एडन मार्कराम, फिर आते हैं निकोलस पूरन, फिर आ रहा है ऋषभ पंत। चूंकि ऋषभ पंत पिछले 3-4 मैचेस से फ्लॉप चल रहा है और पूरन बहुत अच्छा कर रहा है, तो यहां तो कोई चेंज मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक चीज अगर करना चाहे तो ऋषभ पंत से करा ले ओपन और एडन मार्कराम को भेज दे नंबर 4 पे, ये कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। बाकी मुझे लगता नहीं कि ऐसा कर रहे हैं। बडोनी है दोस्तों, जब जब टीम मुसीबत में आएगी ये आपको रन करके देते हैं। और इसके बाद मिलर, अब्दुल समद और शार्दुल ठाकुर तक इनके पास में बल्लेबाजी मौजूद है। अब यहां पर अगर हम सबसे पहले ग्राउंड रिकॉर्ड पे चर्चा करें तो जो मार्कराम है इस मैदान पर 2 पारी में 28 और मिचेल मार्श 2 में 0। टॉप 3 के 2 प्लेयर जल्दी आउट इस मैदान पर पहले भी हो चुके हैं। फिर इसके बाद है निकोलस पूरन, जिनका एवरेज ठीक ठाक है, पिछले मैच में ही 44 आया था। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड इस मैदान पे अच्छा नहीं है। अगर देखा जाए तो लखनऊ के ऊपर के जो 4 प्लेयर हैं, चारों का रिकॉर्ड इस मैदान पर अच्छा नहीं है।
फिर आते हैं आयुष बडोनी जिनका 32 का बैटिंग एवरेज है, डेविड मिलर का 2 में 25 और अब्दुल समद का 2 में 48 का स्कोर है। मार्कराम को विकेट नहीं मिला, शार्दुल को विकेट नहीं मिला, क्योंकि राइट आर्म मीडियम को हमने देखा है कि वैसे भी ज़्यादा विकेट्स नहीं मिल पाए। फिर है बिश्नोई जिनके पास में 15 विकेट्स हैं, और सिद्धार्थ ऑर्थोडॉक्स को भी ज़्यादा विकेट्स नहीं मिले इस मैदान पे। आवेश खान की भी स्थिति देखो आप, 5 इनिंग में सिर्फ 3 ही विकेट्स हैं, और दिग्वेश राठी जो कि लेग स्पिनर है जिनके पास में 2 विकेट है। मैंने आपको पीछे सब चीज़ें बताई हैं क्लियर से कि भाई लेग स्पिनर को विकेट आया है, राइट आर्म मीडियम को ज़्यादा विकेट नहीं आए, इसीलिए ऐसी कंडीशन आपको देखने मिली। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मार्श के बारे में। मार्श जिनका सिलेक्शन लगभग 70 से 80% आपको देखने मिलेगा, पिछले मैच में हो गए थे 0 पर आउट। आउट किसने किया था? लेफ्ट आर्म मीडियम ने। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने जो इन्होंने 34 गेंदें खेली है उसमें 5 बार ये आउट हो चुके हैं लेफ्ट आर्म मीडियम से। किससे? लेफ्ट आर्म मीडियम से। अब यहां पर कौन है? एक तो आपको मिलता है ट्रेंट बोल्ट। चूंकि ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले में आएंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक आउट नहीं किया है मिचेल मार्श को। 17 गेंदें डाली हैं और आउट नहीं कर पाए। फिर एक और नाम यहां पर है अश्विनी कुमार। चूंकि अश्विनी कुमार का आमना सामना इनसे पहली बार होगा, तो यहां पे चांसेस 50-50 वाले हैं। अब इनको आउट किया है तो सेंटनर ने 50 गेंदों में, जो कि ज्यादा है, और 2 बार आउट किया है 150 की स्ट्राइक रेट से। तो अभी के लिए अगर हम सिर्फ वीकनेस के हिसाब से देखें तो मिचेल मार्श या फिर ट्रेंट बोल्ट या फिर अश्विनी कुमार में से किसी एक को इन्हें आउट कर देना चाहिए। अब यहां पर सीधा सीधा ऑप्शन है कि अगर इन्होंने पहले आउट किया होता तो बिल्कुल हम आंख बंद करके छोड़ देते, लेकिन पहले एक बार भी आउट नहीं किया इन्होंने। अश्विनी कुमार अब नया खिलाड़ी, इससे ज्यादा उम्मीद लगा नहीं सकते। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि यहां पर सेफ और रिस्क लेने वाली बात है। अगर सेफ जाना चाहते हो तो मार्श को रख लेना, और अगर रिस्क लेना चाहते हो तो छोड़ देना। ये सीधा सीधा ऑप्शन है। इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए एक बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है और इनका 20 का एवरेज होता है। अब आते हैं हम नंबर 2 एडन मार्कराम पे। एडन मार्कराम की क्या स्थिति है कि जब पहले बैटिंग करते हैं तो 4-50 किया है। इनको भी दिक्कत है, जब लेफ्ट आर्म मीडियम सामने आता है तो नहीं खेल पाते। राइट आर्म मीडियम और राइट आर्म लेग स्पिन के सामने 22 गेंद में 2 बार, 1 बार, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने भी दिक्कत है, लेकिन यहां कोई फास्ट बॉलर तो नहीं है। अब यहां कौन मिलता है? ट्रेंट बोल्ट। 15 पारी 22 गेंद 1 बार आउट, मतलब एडन मार्कराम का विकेट तो जाना चाहिए। सेंटनर 6 गेंदों में 14 रन देकर 1 बार इनको पहले भी आउट कर चुके हैं। ये दूसरा खिलाड़ी जो इनको परेशान कर चुका है। तो अभी के लिए मैं बोल्ट से उम्मीद करूंगा कि जो हम पावर प्ले में 1 विकेट तलाश कर रहे हैं वो मार्कराम का हो सकता है। और अगर दोनों को लेफ्ट आर्म मीडियम जो परेशान कर रहे हैं, दोनों का अगर विकेट निकल जाए तो क्या बात है। तो फिर हम जब ग्रैंड लीग का एक कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे तो 3 नंबर से बल्लेबाजी शुरू करने का विचार करेंगे, वो भी पहले बैटिंग करते टाइम। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 3 पे, जहां आपको मिलता है निकोलस पूरन, जिनको दिक्कत किसी भी गेंदबाज से नहीं है। कोई सिंगल गेंदबाज ऐसा नहीं है जो इनको ज्यादा परेशान करता हो। ट्रेंट बोल्ट ने इनको 9 गेंदें डाली हैं, जिसमें 19 रन बनाए थे उन्होंने, और 211 का स्ट्राइक रेट था, 1 बार आउट किया। और दीपक चहर ने जरूर 2 गेंदों में 0 रन देकर 1 बार आउट किया, लेकिन दीपक चहर आएंगे पावर प्ले में और ये मिलेंगे पावर प्ले के बाद, अगर पहला विकेट जल्दी नहीं जाता है तो कुल मिला के दीपक चहर से इनका आमना सामना उतना होगा नहीं। और वैसे भी इस मैदान पे राइट आर्म मीडियम को ज्यादा विकेट मिले नहीं है, इसीलिए मैं दिमाग नहीं लगा रहा। पावर प्ले में बोल्ट आएंगे, दूसरा 6वां ओवर दीपक चहर, 2 ओवर हार्दिक पांड्या के थे, सेंटनर और अश्विनी कुमार के ओवर आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। इसके बाद है ऋषभ पंत, लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। पहले बैटिंग करते हुए 250 है। ट्रेंट बोल्ट ने आउट नहीं किया। कमजोरियों में अगर देखोगे तो लेग स्पिन नहीं खेल पाते हैं, 60 गेंदों में 5 बार आउट हो चुके हैं। अब बहुत अच्छी बात है कि सामने वाली टीम पे कोई लेग स्पिनर नहीं है, तो एक ये प्लस पॉइंट मिल गया। अब लेकिन एक और चीज है कि जो सेंटनर है ना, वो 11 गेंदों में 15 रन देकर 2 बार आउट कर चुके हैं। अब बात इतनी सी है कि जब ये बैटिंग करने आएंगे तब सेंटनर को लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि हम पिछले कुछ समय से ये भी देख रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामने आता है तो उसके सामने ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज नहीं लगाती टीम्स। तो ये दिक्कत मैं मान के चल रहा हूं कि मुश्किल, मतलब चांसेस कम है इसके। हाँ, अगर विघ्नेश पुत्र आ जाएं तो ये थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। बाकी चांसेस अच्छे हैं कि इस मैच में जो ऋषभ पंत है फाइनली आपको 30 का आंकड़ा पार करके देके जाएंगे। आप चाहो तो 2 या 3 टीम में वाइस कैप्टन पिक कर सकते हो, बाकायदा बना सकते हो गारंटी के साथ में। ठीक है, अब है डेविड मिलर।
डेविड मिलर की स्थिति क्या है कि भैया इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं किया अभी तक। पहले बैटिंग करते हुए 29 का एवरेज है, सेकंड करते हुए 350 है। इनको समस्या आती है नॉर्मली चाइना मैन खेलने में, और चाइना मैन यहां पर है विघ्नेश पुतुर, और इसके अलावा इनको और किसी गेंदबाज को खेलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, हार्दिक पांड्या को नहीं खेल पाते। 7 गेंदों में 12 रन देकर एक बार आउट किया है T20 डोमेस्टिक में। अंतर्राष्ट्रीय में 41 गेंदों में 44 रन देकर 5 बार आउट कर चुके हैं पंड्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तो हार्दिक पांड्या और इनका बैटल एक अलग ही उस पर चल रहा है लेवल पे, तो इस पे थोड़ा सा नजर रखना। बाकी इनको दीपक चहर ने 12 गेंदों में एक बार आउट किया है। फिर बडोनी के लिए मुश्किलें हैं, क्यों है कि लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 3 बार आउट हो चुके हैं, बाकी और कोई दिक्कत है नहीं। ऑफ स्पिन को विकेट दिया है 3 बार, चाइना मैन को विकेट दिया है 1 बार। यहाँ पे चाइना मैन है, यहाँ पे लेफ्ट आर्म है, यहाँ पे लेफ्ट आर्म है, तो मतलब। और हाँ, ये भी देखो ट्रेंट बोल्ट 10 गेंदों में 2 बार आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखा जाए जो लखनऊ की टीम है ना, वो लेफ्ट आर्म को भर भर के विकेट दे रही है। तो इसीलिए मेरे तरफ से जो अश्विनी कुमार और ट्रेंट बोल्ट है, या तो ये दोनों टोटल मिला के 3 विकेट, या 3 से लेकर 4 विकेट दोनों मिला के, या किसी एक के खाते में आपको 3 विकेट ज्यादा देखने मिल सकते हैं, मतलब 3 विकेट देखने मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का लखनऊ का परफॉर्मेंस रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो लेफ्ट आर्म को विकेट मिले हैं। अब इस टीम की तरफ से ड्रीम टीम में जगह किस किसने ज्यादा बनाई है? सबसे पहला नाम है निकोलस पूरन का, जिन्होंने 3 मैच खेले और तीनों में ड्रीम टीम में जगह है। चाहे टीम जीती हो, चाहे टीम हारी हो, चाहे टीम ने पहले बैटिंग की हो या सेकंड बैटिंग की हो। फिर आप देखेंगे यहाँ पे मिचेल मार्श, जो कि 2 बार ड्रीम टीम में जगह बना पाए, और एडन मार्कराम ने 1 बार बनाई है, वो भी सिर्फ होम ग्राउंड पे। ठीक है, इसके अलावा आयुष बडोनी ने 1 बार और अब्दुल समद ने दोनों बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है, 2 ही मैच उन्होंने खेले हैं। शार्दुल ठाकुर 1 बार ड्रीम टीम में जगह बना पाए, वो भी हैदराबाद के सामने, जब टीम ने पहले गेंदबाजी की, और गेंदबाजों में इनके दम नहीं दिखी है। सिर्फ एक दिग्वेश राठी है जिन्होंने 2 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है। तो ओवरऑल इस टीम की तरफ से 1 प्लेयर है निकोलस पूरन, 1 मिचेल मार्श, 1 अब्दुल समद, और गेंदबाजी में दिग्वेश राठी। ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जो लगातार ड्रीम टीम में जगह बना रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मुंबई के बारे में, तो मुंबई की तरफ से शर्मा जी, रिकल्टन, विल जैक, सूर्य कुमार, तिलक, हार्दिक और नमन देर, मिचेल सेंटनर तक बल्लेबाजी भरपूर है। अब यहां से सबसे पहले अगर ग्राउंड रिकॉर्ड की चर्चा करें तो इस मैदान पर एमआई के एक सिंगल प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हार्दिक पांड्या ने 2 पारी में 66 बनाया है। हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिले हैं, दीपक चहर को विकेट नहीं मिल पाया। और कितना मैं आपको रिकॉर्ड समझाऊंगा कि राइट आर्म मीडियम को यहां पे मुश्किल हुई है विकेट निकालने में, और आप देख सकते हो कि दीपक चहर को भी विकेट नहीं मिला। पीछे हमने उसका आवेश खान का भी देखा था, उसकी भी स्थिति ऐसी थी। हमने देखा था शार्दुल ठाकुर को, उसको विकेट नहीं मिला था। तो दोस्तों और कैसे डिटेल में लेके जाऊं मैं आपको। ट्रेंट बोल्ट 1 पारी 1 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अब रोहित शर्मा जी के बारे में बात करेंगे। इस मैच में अगर सेकंड बैटिंग करने आते हैं तो 30 का आंकड़ा आपको देखने मिल जाएगा। कारण मैं आपको बता देता हूं, कारण ये है कि इस मैदान पे एक तो राइट आर्म मीडियम को कम विकेट मिले, दूसरी सामने वाली टीम की गेंदबाजी थोड़ी सी एवरेज है। चूंकि आवेश खान ने 13 गेंदों में 2 बार आउट किया है, लेकिन ग्राउंड दूसरा था। शार्दुल ठाकुर 59 में 1 बार और रवि बिश्नोई ने 37 में 3 बार आउट किया है। तो अगर कोई परेशान करेगा तो वो बिश्नोई, और बिश्नोई आएंगे 5 से 6 ओवर के आसपास, और 6 ओवर अगर खेल गए रोहित शर्मा तो फिर उनके 30 रन तो आराम से हो जाने। ठीक है, लेफ्ट आर्म मीडियम इनको सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, जो सामने वाली टीम में नहीं है। इसके अलावा इनको दिक्कत देने वाला गेंदबाज और कोई ऐसा खास है नहीं, सबने 2-2 बार आउट कर दिया है। बाकी ये कह सकते हो कि कोई भी आउट कर सकता है इनको। नंबर 2 पे आपको मिलते हैं रेयान रिकल्टन। रिकल्टन का रिकॉर्ड दोनों इनिंग्स में बहुत अच्छा है, और अगर पर्टिकुलर कोई कमजोरी देखे तो कोई ऐसी खास कमजोरी नहीं है। और वैसे तो इसमें से किसी के भी सामने इन्होंने पहले मैच नहीं खेला, पर मैं रिकल्टन से इस मैच में फिर से एक बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहा हूं। रिकल्टन मेरे लिए ऑलमोस्ट कंफर्म पिक है। फिर आप नंबर 3 पर आएंगे तो वही स्थिति विल जैक्स की भी है। विल जैक्स को अगर किसी ने आउट किया है तो वो चाइना मैन है। इसके अलावा राइट आर्म फास्ट बॉलिंग है और ऑफ स्पिन है, और ये तीनों गेंदबाज इस टीम में मौजूद नहीं है, इस टीम में मौजूद नहीं है। चाइना मैन के स्थान पे मैं दिग्वेश राठी की जगह दे सकता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा गेंद को छुपाकर लाते हैं और दोनों तरफ से अच्छा स्पिन करा लेते हैं।
इसीलिए मैं दिग्वेश राठी से इनका विकेट मान के चल सकता हूं, बाकी इनको दिक्कत किसी से नहीं है। मतलब विल जैक और रियान रिकल्टन दो बेहतर ऑप्शन है इस मैच के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, रियान रिकल्टन और विल जैक्स, ये दोनों को आप साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव, अभी तक लगातार ड्रीम टीम में जगह बनाते आए हैं और ये पहला मैच ऐसा होगा जहां पे आपको ये देखने मिल सकता है कि सूर्य कुमार यादव फ्लॉप हो जाए। रीजन यहां पर देखो आप, आवेश खान ने 8 गेंदें डाली हैं और रन बनाने दिए 2 और 1 बार आउट कर दिया। शार्दुल ठाकुर ने 17 गेंदें डाली हैं, 23 रन बनाने दिए, 2 बार आउट कर दिया। रवि बिश्नोई ने 32 गेंदों में 3 बार आउट कर दिया। नीचे के गेंदबाजों ने इन्हें गेंदबाजी नहीं की। और अगर कमजोरियों की बात करें तो इनको राइट आर्म फास्ट बॉलिंग और राइट आर्म मीडियम सबसे ज्यादा दिक्कत देता है इन्हें। कारण पता है क्या, मैंने आपको बताया था डिटेल वीडियो में, जब ये खेलने जाते हैं जो इनका जो एक फेवरेट शॉट है उसके लिए चाहिए कि उसके लिए चाहिए कि अच्छा पेस के साथ में बॉल आए, क्योंकि अगर गेंद स्लो आता है तो गेंद बाउंड्री के अंदर रह जाती है और नॉर्मली वहां पर एक फील्डर हमेशा होता है, हमेशा उस एरिया में एक फील्डर होता है, तो वो कई बार गेंद फील्डर के हाथ में गिरती है और इसी वजह से इनका ये विकेट जाता भी है। और इनके पास बाकी जो दूसरे शॉट्स जो है वो काफ़ी सारे शॉट्स हैं, लेकिन जो एक शॉट ये वो खेलने जाते हैं उसमें विकेट इनका जाता ही जाता है। इसी वजह से राइट आर्म मीडियम के सामने विकेट इनका ज़्यादा गिरता है। सेकंड इनिंग में 44 का एवरेज 750 है। तो मेरे लिए ये सूर्य कुमार यादव वो प्लेयर है जिनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके फेल होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं इस मैच के लिए खास तौर से। इसके बाद तिलक वर्मा 39 और 31, पहले बैटिंग करते हुए 36 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 45। इनको भी ऐसी कोई खास किसी खिलाड़ी से है नहीं दिक्कत, बस बैटिंग आ जाए वही बात है। और किसी ने आउट नहीं किया, किसी ने भी आउट नहीं किया। शार्दुल ठाकुर 5 गेंद में 4 रन दिए, बस एक यही गेंदबाज ने स्ट्राइक रेट मेंटेन करा है। आउट किसी ने नहीं किया, बस इतना है कि बैटिंग आ जाए, बैटिंग आएगी स्कोर मिलेगा इनसे आपको। फिर इसके बाद हार्दिक पांड्या को आवेश खान ने 3 बार आउट किया है। इनका आमना सामना हो सकता है डेथ ओवर्स में आमना सामना होगा, वहां पर ये देखेंगे तो 3 बार आउट कर चुके हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है, 29 गेंदों में 4 बार आउट हुए। राइट आर्म मीडियम के सामने इनको कोई दिक्कत नहीं है, 45 गेंदों में 5 बार आउट हुए हैं, क्योंकि दोस्तों डेथ ओवर में बैटिंग करने आते हैं, बल्ला चलाते हैं, वहां पे या तो राइट आर्म फास्ट बॉल डाल रहा होगा या राइट आर्म मीडियम डाल रहा होगा, तो विकेट तो जाता ही जाता है। इसी वजह से यहाँ पे ये है, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं कहूंगा, बस ये है कि गेंदबाजी भी करेंगे तो प्लस पॉइंट है। अब यहां से हम बात करें इस टीम की तरफ से ड्रीम टीम में जगह कौन बना रहा है, तो सबसे पहला नाम है सूर्य कुमार यादव का, जो लगातार जगह बना रहा है। लेकिन इस मैच में मैं इनको फ्लॉप में काउंट कर रहा हूं क्योंकि इनकी दिक्कतें ज्यादा लगी हैं। और बाकी इस मैच में रियान रिकल्टन रिपीट हो सकते हैं, तिलक वर्मा तो खैर अगर बैटिंग आती है तो रिपीट होंगे, विल जैक्स रिपीट हो सकते हैं, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के भरोसे, रोहित शर्मा के चांसेस हैं कि इस मैच में फाइनली 30 रन बना देंगे। अब गेंदबाजी में इनके पास में एक दीपक चहर का ऑप्शन है, इनको मान के नहीं चल रहा हूं। बाकी ट्रेंट बोल्ट और अश्विनी कुमार दोनों रिपीट हो सकते हैं ड्रीम टीम के अंदर, ठीक है, और विघ्नेश पुथुर भी। अब यहां पर एक और चीज देखिए दोस्तों, आप लखनऊ की जो टीम है हर मैच में बैटिंग करते हुए कम से कम 6 विकेट इनके गिर जाते हैं। सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने अभी तक दिए हैं पिछले 3 मैचेस में, वो है लेफ्ट आर्म फास्ट और लेफ्ट आर्म मीडियम को, टोटल दे दिए इन्होंने 7 विकेट। यहां पर है अश्विनी कुमार और ट्रेंट बोल्ट, या तो ये जो मतलब पर मैच में अगर देखोगे तो लगभग 2 विकेट इन्होंने दिए हैं। तो अश्विनी कुमार या फिर ट्रेंट बोल्ट में से किसी एक को 2 विकेट या 3 विकेट आप देख सकते हो, या फिर ये हो सकता है किसी एक को 1 मिल जाए या दूसरे को 2 मिल जाए। फिर आते हैं राइट आर्म फास्ट, जो कि इस टीम में नहीं है। राइट आर्म मीडियम को इन्होंने सिर्फ 2 ही विकेट दिए हैं, तो ये क्या ही विकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। और ऑफ स्पिन को 1 विकेट दिया है, विल जैक यहां पर है, लेग स्पिनर इनके पास में है नहीं। चाइना मैन विघ्नेश पुथुर के पास में 1 विकेट निकालने का मौका है। फिर इस तरीके से आपको इनके 6 विकेट देखने मिल जाएंगे। यहां पे आपको मिल जाएगा लगभग 4 से 5 विकेट इस एरिया में, मतलब 3 से लेकर 5 विकेट इस एरिया में मिल जाएंगे, और 1 विकेट आपको यहां मिल जाएगा 6, और अगर इन्होंने थोड़ी सी बेहतर गेंदबाजी कर ली तो यहां मिल सकता है, तो ऐसे 7 विकेट तक मिल सकते हैं। एमआई की टीम पर मैच में लगभग 5 विकेट देकर जाती है, जिसमें इन्होंने लेफ्ट आर्म को दिया है 3 विकेट टोटल, ऑर्थोडॉक्स को 1 दिया है, तो सिद्धार्थ के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। चाइना मैन को इन्होंने 4 विकेट दिए, वो भी एक सिंगल मैच में दे दिए थे। राइट आर्म मीडियम को इन्होंने दिया है 7 विकेट। तो आवेश खान और शार्दुल ठाकुर टोटल मिला के 1-1 विकेट निकाल कर दे सकते हैं, और इन्होंने लेग स्पिन और ऑफ स्पिन को विकेट नहीं दिया। तो कुल मिलाकर इनको सिर्फ दिक्कत आती है तो या तो राइट आर्म मीडियम को विकेट देंगे
या फिर चाइनामैन को देते, तो चाइनामैन यहां पर है नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों कोर टीम के बारे में। दोस्तों चीजें समझ में आ रही हो ना, तो लाइक का बटन बस दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज आपको बता रहा हूं ना ये सब आपके बहुत काम आएंगी। यहां पर अगर आप देखें तो दोस्तों निकोलस पूरन और ऋषभ पंत और रिकल्टन, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो मेरे कोर टीम में शामिल है, जिनसे मैं इस मैच में ड्रीम टीम में आने की उम्मीद करके चल रहा हूं। फिर है रोहित शर्मा, विल जैक्स, एक और नाम ट्रेंट बोल्ट और आवेश खान। या ये कह लो कि इन तीनों में से आपको 2 प्लेयर तो कम से कम ड्रीम टीम में मिल ही जाएंगे। ऋषभ पंत ऑलमोस्ट कंफर्म है, निकोलस पूरन को बचना पड़ेगा एक बॉलर से, ट्रेंट बोल्ट साथ में अश्विनी कुमार को भी ऐड कर लो, और आवेश खान, ये आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाएंगे। अब कुछ कॉम्बिनेशन तैयार कर लेते हैं हम। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने मिचेल मार्श और एडन मार्करम दोनों को छोड़ा, कारण क्या है कि मैं ट्रेंट बोल्ट और अश्विनी कुमार के विकेट मान रहा हूं, अगर वो अपनी कमजोरी में फंसी जाए तो। फिर इसके बाद ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, रेयान रिकल्टन है, कप्तान शर्मा जी, वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या, विल जैक्स को टीम में रखा है, आवेश खान, इसके बाद दिग्विजय सिंह, यहाँ पे अब्दुल समद है। ये कॉम्बिनेशन है हमारा। फिर एक कॉम्बिनेशन जिसमें मैं फाइनली ऋषभ पंत के स्कोर की उम्मीद कर रहा हूँ, ऋषभ पंत हिट हो जाए, फिर रिकल्टन जिनके लिए इस मैदान पर स्कोर करना आसान ही है, फिर तिलक वर्मा की बैटिंग, हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, अश्विनी कुमार और विघ्नेश पुथुर यहाँ पर हैं, रवि बिश्नोई और दिग्विजय सिंह के खाते में विकेट आएंगे, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन इस टीम में जगह बना रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें यहाँ पर अश्विनी कुमार और विघ्नेश पुथुर, जिसके सामने ये फंस सकती है लखनऊ की टीम, उन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लिया। अब जब ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन हैं तो यहां से ऋषभ पंत, एडन मार्करम टीम में लिए, शार्दुल ठाकुर है, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, एडन मार्करम ऑब्लिक मिचेल मार्श, इन दोनों में से कोई एक पटक लीजिएगा। हार्दिक पांड्या डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और रिकल्टन यहां मेरी टीम में जगह बना रहा है, विल जैक को छोड़ा है शार्दुल ठाकुर के विकेट के लिए। इसके बाद यहां पे निकोलस पूरन जो कि लगातार बेहतर कर रहे हैं, विल जैक्स को वाइस कैप्टन बनाया। अगर एक मैच में मान लीजिए कि लखनऊ की टीम भारी पड़ ही जाती है तो आवेश खान, रवि बिश्नोई और दिग्विजय सिंह की वजह से पड़ेगी। ट्रेंट बोल्ट लिए है एडन मार्करम के विकेट के लिए, आप चाहो तो लेफ्ट आर्म में से कोई भी एक पटक सकते हो। सेंटनर है, तिलक वर्मा है, रिकल्टन है और ऋषभ पंत हमारी इस टीम में जगह बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों 4 ही चीजें आपको समझ में आई होंगी, और जितने भी हमने कॉम्बिनेशन बनाए ना, ये सब कुछ आपको रिकॉर्ड और लॉजिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग है, कहीं पर भी तुक्का नहीं लगाया दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखें दोस्तों, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता रहूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।